कनेक्टिविटी को देखना है। ओके, और फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डू नॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड। अब ये देखिए ना आप, ये नीचे अब उन्होंने दिया हुआ है, आप ये जरा देखें, ये पेज 71 पे, आर यू फॉलोइंग? पहले पैराग्राफ के बाद 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे एक ही मॉलिक्यूल को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज इससे हो जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसका ख्याल रखिए। ये सारे एक ही चीज़ है, देखिए ना, इस सब में कितने कार्बन आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5, राइट? और एक कोने से एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है। इसका मतलब है ये सारे हैं, तो स्टेट चेन जो सबसे लंबी है वो 4 कार्बन वाली है, तो ये सारे हैं ब्यूटेन्स, है ना, सारे ब्यूटेन्स हैं, और दूसरे कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 ब्यूटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन, राइट? ये भी 2 मेथिल ब्यूटेन है, ये दूसरा भी 2 मेथिल ब्यूटेन है, ये तीसरा भी 2 मेथिल ब्यूटेन है। अब उस साइड से उसने शुरू कर दिया, और फिर उसमें चौथे में वो बस मैथिल ग्रुप ऊपर लगा दिया, नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पांचवें में बिल्कुल दोनों मैथिल ग्रुप यूं ऊपर नीचे लगा दिए। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज connectivity of the carbon atoms is the same. This is what you have to ensure. Okay, आगे उसने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था? पहले तो ये था ना कि हम कैसे इंश्योर करें कि उनके आइसोमर्स कितने हैं, तो हमने कहा इसका कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप देखें, अच्छा जी अगर 10 कार्बन है तो पहले 10 कार्बन की अनब्रांच चेन बना लें, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोटा करते जाएं चेन को। वो 10 कार्बन वाली थी, फिर उसके बाद आपने 9 कार्बन वाली बनाई, उसमें मैथिल ग्रुप को मूव करते रहे मुख्तलिफ पोजीशन पे, फिर उसके बाद 8 कार्बन वाली आ गई, उसमें मैथिल ग्रुप्स को मूव करते रहे, फिर 7 वाली, यू नो, यू गेट दिस राइट। दूसरा सवाल ये था कि यूनिक नाम हम कैसे देंगे इनको, तो उसका वो सिस्टमैटिक तरीका है जो कि हम आगे अगले सेक्शन में देख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू पेज 72, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच एल्केन्स। ये हमने बिल्कुल पहले ही क्लास में कर लिया था। ऑलराइट, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक हम पहुंच गए थे। मेथेन एक कार्बन वाला है, ये दिस इज टेबल 2.2 एट द एंड ऑफ पेज 72। तो एक कार्बन वाला मेथेन, 2 वाला एथेन, ये आपको सारा आता है, 10 वाला डेकेन, फिर ये 11 से 20 वाले भी दिए हुए हैं, आसान है ना। 10 वाला डेकेन है, तो 11 वाला अनडेकेन, 2 वाला डू डेकेन, 3 वाला 13 वाला ट्राई डेकेन, और फिर टेट्रा और पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, और फिर 20 वाला बस याद रखना पड़ेगा आइकोसेन, और 21 वाला हेनाइकोसेन, और 22 वाला डूकोसेन। आई वुड want you to remember all of these, the ones given in this table 2.2, all right, ताकि बाकी आप इसमें से खुद बना सकें। Okay, let's do this exercise. ये प्रॉब्लम 2.10 दिया हुआ है इन द टेक्स्ट, 2.10, इसका पार्ट ए, ये पेज 72 पे प्रॉब्लम 2.10, इसका पार्ट ए इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। पार्ट बी है, octocosane has been found to be present in a certain fossil plant. Write a condensed structural formula for octocosane. octocosane का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें जी, लिखें लिखें और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। यू हैव गॉट 2 मिनट्स। octocosane, नीचे टेबल देख लीजिए, नीचे टेबल देख लीजिए, octocosane क्या है, कितने कार्बन का होगा octocosane? 20 कार्बन वाला आइकोसेन है, राइट, और 23 कार्बन वाला ट्राइकोसेन है, 24 कार्बन वाला टेट्राकोसेन है, तो ऑक्टाकोसेन कितने कार्बन का होगा? 28। 28 का। जरा 28 कार्बन का जरा कंडेंस फार्मूला लिखें। कंडेंस फार्मूला का मतलब क्या है? मेथिल ग्रुप्स हों, और जो मेथिलीन ग्रुप्स हों वो आपने वो ब्रैकेट में लिख के वो उसके आगे वो लिखा हो कि कितने हैं, लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में जो सबसे पहले भेजेगा वो जीत जाएगा। अभी तक कोई नहीं आया, एक रिप्लाई भी नहीं आया अभी तक। ये एक आ गया, ज़ैनब का रिप्लाई आ गया, ये ज़ैनब जीत गई, ये ठीक लिखा हुआ है, बाकी सब हम ना भेजें, ये देख लें ग्रुप में। सब एग्री करते हैं इससे? यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट,
let's move on to the next section, which is section 2.16. अप्लाइंग द भाई अब ना भेजें ना, अब आप ग्रुप में एक एक करके सब भेजते रहेंगे। कश्यप नहीं भाई, ये नहीं भेजना था, वह आपने भेज दिया, अच्छा किया। अब मजीद कोई ना भेजे प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा किया। अब अगला है 2.16 सेक्शन, उसमें आईयूपीएसी रूल्स को अप्लाई करना, राइट? वी हैव डन दिस, so I'll just read them out. All right, the rules we have already done it. I'll just read them out. Step 1, of course, pick out the long. ये page 73. All right, page 73, section 2.16. Step 1. Step 1 is pick. अच्छा, मैं आपको ये सवाल नहीं दूंगा कि steps लिखें आप, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दूंगा। ऑफ कोर्स, और आपने उसका आईयूपीएसी नेम बताना होगा, या आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ होगा और आपने उसका स्ट्रक्चर बताना होगा। तो पिक आउट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने डिटरमिन करना है कि सबसे जो कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितनी है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डोंट मैटर इन आईयूपीएसी रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है। अगर आपने कॉमन नेम देना है तो फिर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, राइट? इसको एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं इस चीज को। ऑलराइट, ये मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं। मुझे बताइए इनके कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम्स, ऊपर वाले का, नीचे वाले का। जो वो पहले बोलते रहे वो नहीं बोलेंगे, कोई और। एनीबडी एल्स? सर ऊपर वाला आइसोब्यूटेन है, नियोब्यूटेन। नियो, हाँ, ये उमैमा आप बोल रही हैं? यस सर। जी उमैमा, ऊपर वाला नियो, नियो क्या है? नियो क्या? ब्यूटेन। नियोपेंटेन। भाई बाकी ना बोलिए इस तरह, ये गलत भाई, बाकी इस तरह से नहीं, काटते नहीं है भाई, इस तरह नहीं, बुरी बात। अभी उनकी बारी है। अगर आप इतने ही एफिशिएंट थे तो पहले हाथ खड़ा करते। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उमैमा बताइए कि नियोपेंटेन। नियोपेंटेन है। क्यों नियोपेंटेन है? क्योंकि सर 5 कार्बन है और 4 5 कार्बन कार्बन एटम्स है। अटैच है। जबरदस्त। हाँ जी, ईशत राजिया, अब आप बोल रही थी, अब ये नीचे वाले का नाम बताइए। सर आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। एन पेंटेन, एन पेंटेन, वेरी नाइस। और महरीन अकरम आप बोल रही थी। अब आप मुझे बताइए ऊपर वाले का आईयूपीएसी नेम क्या है? टू मिथाइल। हम्म, एक मिनट। जी जी बिल्कुल, अपना टाइम ले, बिल्कुल आपके पास टाइम है। टू मिथाइल प्रोपेन। हाँ, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो जरा आप सोच के जी बताएं। सर। आप जरा सोच के बताएं। 2 मिथाइल है। डाइमिथाइल हाँ, 2 डाई मिथाइल क्या होगा? 2 डाई प्रोपेन होगा मिथाइल सर। प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, उसके अलावा अब मुझे नीचे वाले का नाम कौन बताएगा? ये A2 किसका लिखा हुआ आ रहा है? A2 इज एमन जहीर। ये नीचे वाले का आईयूपीएसी नाम बताएं, एमन जहीर। सिंपल पेंटेन। सिंपल पेंटेन, सिंपल नाम में तो नहीं होगा ना, वैसे खाली पेंटेन होगा, राइट? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब है, और ऊपर वाला प्रोपेन है, राइट? प्रोपेन का डेरिवेटिव है। लेकिन कॉमन नेम्स जब हम देखते हैं तो दोनों पेंटेन्स हैं, एक नियोपेंटेन है, एक एन पेंटेन है। तो ये आपको वैसे पहले से पता है। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट आउट अगेन, कि आप लोग जो आप में से 2-4 कंफ्यूज होंगे ना, वो यही कंफ्यूजन के साथ आगे चलते रहेंगे, ताकि सबको क्लियर हो जाए। बाकी लोगों को बोर हो रहे होंगे, लेकिन यार कोई नहीं, वो 2 के लिए आप भी सुन लें। अच्छा, स्टेप 2 क्या है? तो आपने आईयूपीएसी नाम जब भी लिखना है ना, तो पहला स्टेप ये है कि आपने कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स की जो चेन है उसको आइडेंटिफाई करना है। डोंट थिंक अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, दैट डजंट डिटरमिन द आईयूपीएसी नेम। द ओनली थिंग दैट डिटरमिन्स द आईयूपीएसी नेम, द पेरेंट चेन किसे कहेंगे? पेरेंट चेन, द पेरेंट चेन इज द वन दैट हैज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द पेरेंट। वो जो पेरेंट चेन थी, अब आप देख रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। दूसरा काम,
ऑलराइट, अब फिर उसके बाद तीसरा काम है नंबरिंग करना, और नंबरिंग, यू नंबर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इन द डायरेक्शन दैट गिव्स द लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। मैसेज अगर एक तरफ से 2 मिल रहा है, दूसरी तरफ से 3 मिल रहा है नंबर, तो जहां से 2 मिल रहा होगा वहां पे आप करेंगे। स्टेप 4, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। ऑलराइट, तो हियर यू गो। तो ये 4 स्टेप्स हैं IUPAC नेम देने के, so you can do the problems here. Let's move on to the section 2.17. और हाँ, इससे पहले ये रूल था ना, ये बीच में कि ये भी तो हो सकता है एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों, तो जैसे वो महरीन बता रही थी, अगर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए तो हम उसको कहेंगे डाईमेथिल, राइट, डाईमेथिल प्रोपेन। और फिर पोजीशन भी बतानी है, तो दोनों उस केस में जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कार्बन नंबर 2 पे थे, तो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। अगर अलग अलग पे होता तो 2 3 समथिंग वट एवर, जो भी नंबरिंग है वो लिख के जितने भी मेथिल्स हैं उनका नंबर आप लिख लेंगे। So you can read this over here, nothing special. On page 75, where you have the section 2.17 about alkyl groups, if you read above it, just before the section 2.17, 3 लाइनें छोटी छोटी लिखी हुई हैं problem 2.12 के नीचे. So far, the only branched alkanes that we have named have methyl groups attached to the main chain. What about other groups? मतलब अगर methyl group नहीं है, उसके अलावा ethyl groups भी substituent हो सकता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी लग सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, OH, हाइड्रोक्सी, व्हाटएवर, तो उनको कैसे नाम करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अगला सेक्शन जो है सेक्शन 2.7, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? एल्केन हम कहते हैं ना, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन को किसी भी एल्केन से उसका एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो उसका एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और जिस तरह एल्केन से एल्काइल, इसी तरह मेथेन से मेथाइल और एथेन से एथाइल। तो मेथेन है CH4, CH3 हो जाएगा तो मेथाइल या मेथिल, व्हाटएवर आप जो प्रोनाउंसिएशन प्रेफर करें। अच्छा, और C2H6 है एथेन, और उससे इथाइल या एथाइल या एथिल, जो भी आप, इतने अमेरिकन या ब्रिटिश हैं या पाकिस्तानी हैं, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कोई भी एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो जरा मुझे ये बताइए कि टेबल 2.2 में दिया हुआ है कि 100 कार्बन के एल्केन को कहते हैं हेक्टेन, 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 ऑलराइट। तो 100 कार्बन के एल्केन का मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होगा? जो लोग पहले बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। 100 कार्बन के एल्केन का मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है? कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन्स? बोल के लब आजाद है तेरे, ओ बोलो भी। ए जुल्म के मातो, लब खोलो खोलो खोलो, हम सुन रहे हैं। 300। अबे आप, आपकी बारी हो चुकी है पहले, निशान चुप होके बैठे, कोई और बोले। सर मैं बोलूं? हाँ जी, जब मैं नहीं, आप भी हो चुकी हैं। खैर, जरा मुझे बुलाना पड़ेगा किसी को। मोहम्मद हाशिर बिन बिन IL समथिंग, बिन इलियास। हाशिर बोले। 100 कार्बन के कंपाउंड का मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होगा? अरे यूं तो ना करो भाई। सर मैं बताऊं? ये मैं कौन, मैं कौन है, मैं कौन? ये ZA कौन है? ज़ैनब, ज़ैनब। ज़ैनब अरीज, आप जवाब दे चुकी हैं, नहीं आपकी नहीं, नहीं चलेगा। M2 हाशिर बोलना पड़ेगा भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हाशिर बोले ना, आपका माइक का मेरे ख्याल का मसला चल रहा है। अरे ठीक है, किसी और से कर लेते हैं। ये किसी ने लिखा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में किसने शेयर किया है? हाशिर ने किया या किसी और ने किया? अगर किसी और ने किया है तो अच्छी बात नहीं है, मेरा माइक नहीं चल रहा। चाहिए हाशिर शहीर है? अबे यार, नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई शहीर, थोड़ी सी गलती है। इसमें क्या ठीक होगा? क्या गलती हुई है? ये व्हाट्सएप ग्रुप देख के बताएं, इन्होंने, शहीर ने आंसर शेयर किया है, इसमें क्या सर इशू है? इसमें हाइड्रोजन के एटम्स इसने सही नहीं लिखे, टोटल हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन, कार्बन भी नहीं सही लिखे। सर नहीं, एक्स्ट्रा लगा दें।
क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है? 98 होगा। मुहिबुल्लाह को बोलने दें, मुहिबुल्लाह को बोलने दें, मुहिबुल्लाह को बोलने दें, बाकी सब माइक म्यूट करें। मुहिबुल्लाह। सर सर इसमें इसने 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगाए हुए जो। वेरी नाइस, बस इनसे छोटी सी गलती हो गई, वो दरमियान में, चूंकि उन्होंने कहा टोटल 100 है तो दरमियान में मैथिलीन ग्रुप 100 लगा दिए, वो ये भूल गए मैंने कि बनाया साइड हुआ में एक्स्ट्रा मैथिल। वो तस्वीर सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं नहीं, बस बस शुक्रिया, आपका जवाब मिल गया। इन्हें भी आता था शहीर को, ये बस असल में वो जरा सा वो तेजी में वो हो गए। तो यानी 2 मैथिल ग्रुप साइड पर है तो पीछे 98 रह गए। तो अगर आप मोलेकुलर फार्मूला इससे कैलकुलेट करेंगे CnH2n+2, राइट, ये तो कंडेंस फार्मूला लिखा ना, तो CnH2n+2 यानी Cn का मतलब क्या है? C100, राइट, हेक्टेन है। तो H2n यानी हाइड्रोजन इज 200 + 2, 202, राइट। तो C100 हाइड्रोजन कितने होंगे? 202। 202, राइट। अब हेक्टेन है C100 और H202। अब मुझे बताएं, अगर एक ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर C100 H201 हो तो इसको क्या कहेंगे? हेक्साइल। हेक्साइल ना कर यार, टाइम। हेक्टाइल, हेक्टाइल। हेक्साइल तो वो हेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकला, हेक्टेन से एक निकलेगा तो हेक्टाइल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। माइक्स म्यूट करें, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, इसमें उसने एक और चीज कही हुई है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, अगरचे आप नवी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो। तो ये जरा पढ़ लेते हैं, ये पेज 75 का आखिरी पैराग्राफ है। कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय अदर कार्बन्स। यानी कार्बन एटम आप कहते हैं ना, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है कि उस कार्बन के साथ कितने दूसरे कार्बन एटम्स का बॉन्ड बना हुआ है। ऑलराइट, एक कार्बन कितने दूसरे कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, इस बेसिस पर हम तय करते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ऐसा कार्बन जिसका एक और कार्बन से बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी। ऐसा कार्बन जिसके 2 दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना हुआ हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और जिसका 3 के साथ बना हो उसे टर्शरी, और जिसका 4 कार्बन के साथ बना हो क्वाटर्नरी। आई वांट यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन नाउ। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें प्लीज। नियोपेंटेन, ड्रॉ कर लिया? और अब मुझे बताएं कि नियोपेंटेन के दरमियान में जो कार्बन एटम है, ओए माय बैटरी इज रनिंग लो, आई हैव टू प्लग इन द बैटरी। जी, जो कार्बन दरमियान वाला है नियोपेंटेन में, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटर्नरी है? क्वार्टरनरी। क्वाटर्नरी है, क्योंकि उसके साथ 4 कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ये मुझे जरा ये भी निकालने में। गिव मी अ मिनट, मैं ये उसको उधर लगा दूं सॉकेट में। ऑलराइट, आप लोग बोर तो नहीं हो, तंग तो नहीं होते? ये मैं ये 2-3 तंग होते भी होंगे तो क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा, ऑलराइट। तो अब हम इसमें ये तो फिर आपको क्लियर हो गया ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटर्नरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू, जब हम अभी लेटर ऑन बचेगा, बल्कि इसी हफ्ते में हमारे रिएक्शन शुरू होने वाले हैं, तो जब रिएक्शंस करेंगे तो कोई कार्बन एटम क्यों रिएक्टिव होता है, क्यों नहीं होता, इसके अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। मसलन अगर आप, जब हम पढ़ेंगे ना कार्बोकैटाइंस, कार्बोकैटाइंस, कैटाइन किसे कहते हैं? कैटाइन जिस पॉजिटिवली चार्ज एटम, राइट। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कहते हैं कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब डिपेंडिंग ऑन इट इज अ प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी और टर्शरी, उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितने कार्बन ज्यादा होते हैं ना, वो कार्बन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, मैथिल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने
कार्बन एटम्स के सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते जाएंगे, जितने ज्यादा कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कार्बोकैटाइन के अंदर उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो उस कार्बोकैटाइन के ऊपर कम होती जाएगी। इस वजह से टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत सेकेंडरी के, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत प्राइमरी के। ये मैं जल्दी में बोल गया हूँ, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ आपको समझा दूँ मैं, क्योंकि अब वैसे ही बात आ गई है तो इधर ही कर लेनी चाहिए, इधर आपको समझ में आ जाएगी और वक्त भी हमारा बच जाएगा बाद में, वरना जब नए सिरे से मैं समझा रहा हूँ तो फिर शुरू करनी पड़ेगी कहानी। ये देखिए मैं क्या कह रहा था, अभी तक ये तो आपको समझ आ गई है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि द थिंग दैट डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज इज द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होगा उसकी बेसिस पे आप प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर में भी जो चीज द थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इन अ स्ट्रक्चर इज, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ये मॉलिक्यूल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये रिएक्टिव है या नहीं, आप सबसे पहले क्या चीज देखेंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर? क्यों जी, क्या देखेंगे? बोल सकते हैं, जो पहले बोले वो भी बोल सकते हैं। सर बॉन्ड्स देखेंगे उसके। बॉन्ड्स सर देखेंगे, चार्जेस देखेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबरदस्त। ये कौन था? अबे ये कौन था, ये कौन था, ये चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ये किसने बोला? सर हुस्न अहमद। वेरी नाइस यार, हुसैन अहमद, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि हम ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ज इस मॉलिक्यूल में कहाँ पर है, और चार्ज कैसे पता चलेगा? हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज तो नहीं है, और अगर फॉर्मल चार्ज नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि पार्शियल चार्जेस हैं या नहीं, राइट, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कि कहीं पे इस मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका किसी बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से बॉन्ड बना हुआ है, ये बैम उधर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन अ मॉलिक्यूल, राइट, एंड दैट्स व्हाई आयंस आर वेरी रिएक्टिव, राइट, क्योंकि आयन के अंदर पूरा चार्ज होता है। अब मैं ये अब बना रहा हूँ, लेट्स से 3 मैं कार्बोकैटाइंस बनाता हूँ, कार्बोकैटाइंस जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये मैथिल ग्रुप है, मैथिल कार्बोकैटाइन है, राइट। लेट्स सी, मैं 3 बनाने लगा हूँ अभी यहाँ पे। आई होप ये अभी नजर आएंगे आप लोगों को। ऑलराइट, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ऑलराइट, ये मैंने 3 कार्बोकैटाइंस बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरफ देखिए, इसमें जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इज इट अ प्राइमरी कार्बन और अ सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन और अ क्वार्टरनरी और नन ऑफ देम? प्राइमरी। नहीं, हमरा इस कार्बन का किसी और कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है? None of them. None of them. अच्छा, बाकी सब खामोश हो जाए, हमरा का कंफ्यूजन जरा दूर हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते। हमरा समझ आ रही है ना प्राइमरी क्यों? जी जी मुझे समझ आ गई। वेरी मैं गुड, नीचे जबरदस्त। अच्छा, आप नीचे वाला देख रहे हैं, अच्छा चलें। अब नीचे वाला जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ऑलराइट। और ये है नंबर 3, ये कैसा कार्बोकैटाइन है? सेकेंडरी। ऑलराइट। अब मैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो जो इंडक्टिव इफेक्ट याद है हमने पढ़ा था पहले सेमेस्टर में, पहले चैप्टर में, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हाँ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में ये वाला मेथिल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और ये वाले 2 मेथिल ग्रुप्स इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। अब यूं इसका मतलब ये कि जितने मेथिल ग्रुप ज्यादा होते चले जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ता चला जाएगा। इसके नतीजे में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? रोटेशन होगी तो ज्यादा होगा। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कम होगा, नेगेटिव साइन ज्यादा होगा। हाँ ना,
कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, कार्बेनाइन की बात नहीं हो रही। यानी पॉजिटिव चार्ज तो कम होगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, नेगेटिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव कम होता चला जाएगा। जी सर कम हो रहा है। ऑलराइट, वो अब अगली बात यह है कि कार्बोकेटाइंस एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिस कार्बोकेटाइन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो। अब इसके अंदर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक मेथिल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और इसको दो दो मेथिल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है और कम रिएक्टिव हो रहा है। तो अब मुझे बताइए स्ट्रक्चर 1 2 3 इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? मिथाइल मिथाइल वन। ठीक है, सब एग्री करते हैं इस पे? जी सर। यस सर ग्रेट, ये बड़ी काम की बात आप लोगों को समझ आ गई। ऑलराइट, let's go to page 76। ये अल्काइल ग्रुप्स के बारे में ही चल रहा है। ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा जिसमें वो कार्बन जो जिससे वो ब्रांचिंग हो रही है, उसके ये सारा आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद नीचे दूसरा पैराग्राफ है, ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स। ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स आर नेम्ड by using the longest continuous chain that begins at the point of attachment as the parent. All right, this is very important. अल्काइल ग्रुप के अंदर भी तो ब्रांचिंग हो सकती है ना, तो उसका भी आईयूपैक नेम देना होगा, तो फिर हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखनी होगी। मसलन ये देखिए, दस द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द टू propyl groups, right? C3H8 is propane, so C3H7 is propyl. Propyl alkyl groups are propyl and 1-methyl ethyl। ये देखिए नीचे दो बने हुए, एक प्रोपाइल है एन प्रोपाइल, और दूसरा जो आइसोप्रोपाइल है उसे आप 1-methyl ethyl कह रहे हैं, राइट? क्योंकि स्ट्रेट चेन तो दो कार्बन की बन रही है ना, और पहले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 1-methyl ethyl है। और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से वो पेरेंट चेन को अटैच होगा, राइट? वहां से नंबरिंग शुरू करिए, बस ये जहन में रखिए। ये सबको क्लियर है ये वाली एग्जांपल? सर मुझे नहीं हुई क्लियर। ऑलराइट, गुड, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, ये एक 6 कार्बन की मैंने स्ट्रेट चेन बनाई है, और उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन का, यहाँ पे कहीं पे, तो बल्कि 7 का बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इधर इस कार्बन पे 3 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट है, या तो वो इस तरह से लगा होगा 1 2 3, तो हम कहेंगे इस पे प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट? प्रोपाइल। या हम कह सकते हैं ये ऐसे नहीं है, बल्कि एक कार्बन ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसे लगा हुआ है, ब्रांचिंग हुई हुई है इसके अंदर। यानी जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर ब्रांचिंग हुई हुई है। क्योंकि अगर आप गिनेंगे 1 2 तो आगे से कंटिन्यूटी नहीं है, इधर से गिनेंगे 1 2 आगे से कंटिन्यूटी नहीं है, तो ब्रांचिंग हुई हुई है। लेकिन अब ब्रांचिंग कहाँ पे हुई हुई है? इस कार्बन पर। तो नंबरिंग इसकी हम कहाँ से शुरू करेंगे? इस कार्बन से, इससे, या इससे? ये हम शुरू करेंगे उस कार्बन से कि जो पेरेंट चेन के साथ बॉन्डेड है। ऑलराइट, तो नंबरिंग आप इससे नहीं शुरू करेंगे, नंबरिंग आप इससे नहीं शुरू करेंगे, नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे। अब क्लियर है महरीन? जी सर क्लियर है। तो अब जब आप इससे शुरू करेंगे तो आप कहेंगे ये कार्बन 1 है, तो या इसे 2 कहेंगे या इसे 2 कहेंगे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर है इसका मतलब है ये इथाइल ग्रुप बन जाएगा, और इथाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हो गया 1-methyl ethyl या 1-methyl ethyl। ऑलराइट, गुड। तो मेरा ख्याल है हम इस सेक्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो इस सेक्शन के अंदर बाकी कुछ और चीज़ें थोड़ी सी बताई हुई हैं इसी अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग सेक्शन आखिर तक देख लीजिएगा। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द सेक्शन 2.18, हाईली ब्रांच एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर। Then there is the section on introduction to functional groups that we have already done, right? So we'll just go through it once again.
Physical properties, we have already done it, and chemical properties. So this week we'll be done with this chapter, inshallah. Okay. Any questions that you want to ask? No, sir. जी ज़ीशान दोबारा क्विज कब है सर? क्या कब है? सर आपने कहा था कि क्विज लूंगा। जी सर क्विज कब है? टेस्ट मैंने Quiz कहा था का पूछ। क्विज लूंगा नहीं, सर ने तो टेस्ट के मार्क्स का कहा था। मार्क्स का मैंने कहा था। मैंने हाँ हाँ अच्छा अच्छा मार्क्स कि वो मैंने कहा था कि जो जिनका लेट हुआ था वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दोबारा लूंगा उनसे। सॉरी, समझने में, मैं समझाने में गलती हुई। और जिन्होंने लेट भी भेजा उनका भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पहले क्विज में यार, ये कह रहा था मैं। थैंक यू सर। इसके ना मैं ग्रेड कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस ओवर द वीकेंड। ठीक है, ओके, तो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सर, अगर मेरे पास टाइम है। निशान क्या कह रहे हैं दोबारा के? असाइनमेंट का टाइम आज 12 बजे तक है ना लास्ट? आज रात 12 बजे तक है जी, बिल्कुल। सर जो क्विज हुआ है उसके मार्क्स फाइनल में लगेंगे? जो क्विज हुआ है हमने फाइनल में 2 क्विज के मार्क्स लगाने होते हैं। मैंने आपसे कहा है मैं आपके 2 से ज्यादा क्विज दूंगा और जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे 2 वो आपके लगाऊंगा। गुड, ओके सर। और जब हम Yes, लोग मॉडलिंग पे फाइल्स अपलोड करते हैं ना अपनी असाइनमेंट की, तो वो 20 से ज्यादा फाइल्स नहीं एक्सेप्ट करता तो आपकी कितनी फाइल्स हैं? सर। ऑलमोस्ट 28 है या शायद 30 है। अच्छा, मैं उसको जाके मैं उसकी लिमिट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गई तो ठीक है, सही है, वरना आप 20 कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है हो जाएगी। खाने तो कर लेता है। अभी पीडीएफ अगर क्रिएट हो, पीडीएफ हाँ, क्रिएट करे इजीली हो जाते हैं। आप यूं कीजिए ना, उस सारों की एक फाइल बना देना अलग अलग पिक्चर्स अपलोड करने की बजाय। ठीक है, उस सारों सर की असल एक में पीडीएफ। जी ठीक है, ठीक है, जी सही है। ऑलराइट, गुड। यानी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अब इस बारे में। ऑलराइट, कुछ लोगों ने सबमिट भी कराया है तो अच्छा है, चल रहा है। ऑलराइट, सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। काफी सर। सर नंबर कब बताएंगे? क्विज के एक दो हो जाए तो फिर पता भी चल जाएगा। अल्लाह हाफिज। सर असाइनमेंट्स के भी बताएंगे? यार हाँ हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। जल्दी किस चीज़ की?